वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आपके सामने एक तेलुगु वेब सीरीज लेकर आया हूँ जिसका नाम है अद्दम। इसका मतलब है आईना, मिरर। ये सीरीज शायद दिसंबर 2020 को प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई थी। ये सीरीज सिर्फ 1 घंटे की है। इस 1 घंटे में ओवरऑल से 3 एपिसोड्स है। अब सीरीज के बारे में बात करें तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि इस सीरीज को किस वर्ड को लेकर डिस्क्राइब करूं। लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं। जब हम हमारे चेहरे को किसी आईने में देखते हैं तो ऑफकोर्स वो आईना हमारे चेहरे को ही दिखाता है, लेकिन उस आईने को नहीं पता कि हमारे अंदर का कैरेक्टर क्या है। हमारे अंदर का कैरेक्टर सिर्फ हमको ही पता होता है। आईने का काम है सिर्फ ऊपर का चेहरा दिखाना। मैं अक्सर मेरी पुरानी वीडियोस में कह चुका हूँ, जो हमारी आँखों को दिखता है वही सच समझ बैठना, ये हमारी सबसे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। उस सच के पीछे, उस चेहरे के पीछे कुछ और हो सकता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर बनी है ये सीरीज अद्दम। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, इस सीरीज में मुझे 3rd एपिसोड लाजवाब लगा। मतलब सारे के सारे एपिसोड ड्रामेटिक है, लेकिन मुझे 3रा एपिसोड बहुत अच्छा लगा। तो स्टोरीज को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार दिखाइए, अगर पुराने हैं तो और प्यार लुटाइए। तो एपिसोड 1 नाम है द अनविस्परेबल सीक्रेट। एपिसोड की शुरुआत होती है एक बंदे से और इसका नाम है राम। ठीक इसके सामने इसकी डॉक्टर बैठी हुई रहती है और इसका नाम है श्रुति। श्रुति एक्चुअल से मेंटल हेल्थ काउंसलर होती है। आपने काफी सारे मूवीज में देखा होगा, जो पेशेंट आकर अपने डॉक्टर से अपने दिल की बात शेयर करने लगता है, तो उसी तरह राम भी अपने साथ हुए एक इंसिडेंट के बारे में अपने डॉक्टर से आके शेयर करने लगता है। आज से 4 साल पहले राम किसी जगह से अपने घर जा रहा था अपने कार में। इसी तरह राम उस वक्त शराब भी पिया हुआ था कि तभी अचानक से एक औरत इसके कार के सामने आ जाती है। राम के पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाए, और ना ही इसके पास इतना टाइम था कि वो अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग घुमाए। सारा सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। थोड़ा आगे जाने के बाद राम अपनी गाड़ी को रोक के अपने गाड़ी के शीशे से पीछे की तरफ देखता है तो पीछे सड़क पर एक औरत की लाश पड़ी हुई रहती है। राम अपनी गाड़ी से उतरकर उस औरत को देखने की कोशिश की थी, लेकिन राम उस वक्त शराब पिया हुआ था, तो इसके पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी कार से उतरकर उस औरत के पास जाके उसका हालचाल देखे। तो राम फौरन घर चला गया और उस दिन से लेते हुए आज तक राम को सीधी तरह से नींद नहीं आती। उस औरत का इंसिडेंट इसके लिए एक नाइटमेयर बन चुका था। खैर, इस तरह से राम का पहला सेशन कंप्लीट होता है। उसके बाद श्रुति अपने घर आती है। श्रुति की एक बेटी होती है और उसी तरह श्रुति का एक हस्बैंड होता है। इस एपिसोड में श्रुति का हस्बैंड का नाम नहीं बताया, तो इसलिए मैं इसका नाम रखता हूँ राहुल। तो घर में आने के बाद श्रुति भड़कते हुए राहुल से कहने लगती है, सारी दुनिया बेकार लोगों से भरी पड़ी है। इन लोगों की नजरिए में पैसा ही सारा सब कुछ है। ये लोग समझते हैं कि ये लोग अपने पैसे से कुछ भी कर सकते हैं। तो श्रुति को ऐसी हालत में देखकर राहुल पूछने लगता है, क्यों, क्या हुआ। तो श्रुति अपने हस्बैंड को बताने लगती है, आज मेरे क्लिनिक एक पेशेंट आया था। दिखने में तो ऐसा लगता है कि ये और इसका बाप बहुत पैसे वाले हैं। पता नहीं कैसे उसने खामखा एक औरत को मार दिया एक्सीडेंट करके, और उस वक्त उस आदमी ने अपनी कार से उतरकर उस औरत को भी नहीं देखा, वो चुपचाप वहाँ से चला गया। मतलब लोग ऐसा कैसा कर सकते हैं। यह सुनने के बाद राहुल श्रुति से कहने लगता है, ऐसा है तो तुम उसे पुलिस के हवाले कर दो। लेकिन श्रुति कहती है, ऐसा नहीं कर सकती ना। मतलब एक डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच एक समझौता होता है, एक सीक्रेट होती है। डॉक्टर्स किसी से भी शेयर नहीं करते। तो राहुल कहने लगता है, तो फिर छोड़ दो, वो एक एक्सीडेंट था और उसने तुम्हारे पास आकर अपना गिल्ट जाहिर किया। लेकिन तभी श्रुति उस औरत के बारे में सोचने लगती है। पता नहीं वो औरत कौन थी। शायद उस औरत की एक 12 साल की बच्ची भी हो सकती है। उस दिन वो बच्ची अपनी माँ का वेट कर रही थी, लेकिन उसकी माँ अभी तक नहीं आई। क्या होगा उस माँ का, उस बच्ची का। श्रुति ऐसा कहते हुए बहुत गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। रात होने के बाद श्रुति अपनी गुजरी हुई माँ की फोटो देखने लगती है और उसी तरह श्रुति उस औरत के इंसिडेंट को याद करने लगती है, जिसकी वजह से इसको नींद नहीं आती। श्रुति फौरन अपने बेडरूम से निकलकर बाहर जाती है। श्रुति को बाहर जाता हुआ देखकर राहुल भी श्रुति के पीछे जाता है, और बाहर आने के बाद भी श्रुति उसी एक्सीडेंट को लेकर, उसी इंसिडेंट को लेकर याद करने लगती है। उस माँ को याद करने लगती है, उस बच्ची को याद करने लगती है। तो फाइनली श्रुति राहुल को ये बताने लगती है कि उस औरत को इंसाफ मिलना चाहिए, उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो दूसरे दिन सुबह श्रुति एक टेप रिकॉर्डर को लेती है राम की बातों को रिकॉर्ड करने के लिए, और वो रिकॉर्डर पुलिस को देने के लिए ठान लेती है।
और श्रुति यही बात वो राहुल को भी बताने लगती है। खैर जब श्रुति अपनी क्लिनिक जा रही होती है, श्रुति रास्ते में ही राम को कॉल करती है और कहने लगती है, राम कल हमारा पहला सेशन कंप्लीट हुआ, अब आप दूसरा सेशन के लिए आना होगा। ये सुनने के बाद राम कहता है, नहीं मैडम, मैं अब आना नहीं चाहता, मैं सोच रहा हूँ ये यहीं पर बस कर दूं, और वैसे भी मुझे आज श्रीलंका जाना होगा किसी काम की वजह से, अगर टाइम मिला तो उसके बाद मैं आपके पास आ सकता हूँ। ये सुनने के देरी श्रुति शॉक में रह जाती है, फोर्स करने लगती है दूसरे सेशन पर आने के लिए। मैंने आपको 2 सेशन के लिए चार्ज किया है और अभी तो हमारा सिर्फ 1 सेशन ही कंप्लीट हुआ है, दूसरा सेशन अभी बाकी है। मैं मेरे प्रोफेशन के साथ ऐसा नहीं कर सकती, आपको आना ही होगा। इस तरह से श्रुति राम को फोर्स करने लगती है। तो बहुत फोर्स करने के बाद राम श्रुति को कहने लगता है, अच्छा ठीक है मैडम, मैं शाम के 6 बजे तक आ जाऊंगा, उससे पहले मैं नहीं आ सकता। तो इस तरह से श्रुति राम को 6 बजे का अपॉइंटमेंट दे देती है। उसके बाद श्रुति अपनी क्लिनिक जाती है, अपने हॉस्पिटल जाती है, वहाँ पर ये काफी सारे पेशेंट्स को देखने लगती है और उसी तरह श्रुति राम का भी वेट करती रहती है। खैर ठीक 6:30 बजे राम श्रुति के पास आता है। राम को देखने के बाद श्रुति चोरी चुपके उस टेप रिकॉर्डर को ऑन कर देती है ताकि वो राम की बातों को रिकॉर्ड कर सके। राम श्रुति को देखने के बाद श्रुति से ये कहने लगता है, मैडम मुझे आपसे कुछ कहना है। इस तरह से राम अपनी जो रियल लाइफ है वो श्रुति के साथ शेयर करने लगता है। राम कहने लगता है, मेरा बाप एक कूली था, एक लेबर था, बिल्डिंग्स वगैरह में काम करता था। उसी तरह मेरा बाप बहुत शराब भी पिया करता था, जिसकी वजह से मेरा बाप हमेशा मेरी माँ को पीटते रहता था और कभी कभार मुझे भी मारता था। लेकिन एक दिन मेरे बाप हमारे घर नहीं आया और उस दिन मैं और मेरी माँ चैन की नींद सो गए थे। लेकिन दूसरे ही दिन हमें ये बात पता चली कि मेरे बाप ने किसी और लड़की से शादी कर ली और वो दिल्ली चला गया। उस वक्त मेरी माँ बहुत रोने लगी थी, लेकिन धीरे धीरे वो जख्म भी भरने लगा। मेरी माँ मुझे पढ़ाने के लिए 2 बार काम किया करती थी, सुबह में और रात में। बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए मेरी माँ मुझे पढ़ाया। उसी तरह मेरे टीचर्स भी मेरा साथ देने लगे। इस तरह से धीरे धीरे करते हुए मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ। लेकिन एक दिन मेरी माँ मुझसे जुदा हो गई, मेरा पहला कॉन्ट्रैक्ट आने से पहले। उस वक्त मैं मेरी माँ को सोच के बहुत रोने लगा। मेरे मन में काफी सारे सवाल पैदा होने लगे कि मैं किसके लिए जीऊं और किसके लिए मैं ये काम करूं, किसके लिए मैं कमाऊं और कमा के किसे दूं मैं। लेकिन धीरे धीरे वो जख्म भी मेरे अंदर से मिटता चला गया। लेकिन जब मैं आपको पहली बार देखा तो आप में मुझे मेरी माँ दिखी। ये वर्ड सुनने के देरी श्रुति भी थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाती है, लेकिन श्रुति अपने इमोशन को कंट्रोल करने लगती है। उसके बाद श्रुति अपने सीट से उठ के इस तरफ घूम जाती है और वो उस टेप रिकॉर्डर को ऑफ कर देती है। उसके बाद राम श्रुति से कहने लगता है, जब मैं आपकी आंखों में देखा तो मेरे मन में एक ही बात आई कि मुझे सॉरी कहना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि मैं पुलिस के पास जाकर अपना जुर्म कबूल कर लूँ। उसके बाद श्रुति राम से पूछने लगती है, क्या आपने उस औरत के बारे में जानने की कोशिश की? तो राम श्रुति से कहने लगता है, हाँ, दूसरे दिन मैं उस जगह पर गया था और वहाँ के सारे लोगों से पूछताछ की कि कल रात यहाँ पर एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था, क्या आप उस औरत को जानते हो? लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उस मोहल्ले के सारे लोगों का कहना यही था कि यहाँ पर कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ था। और उसी तरह उस एक्सीडेंट की न्यूज़ ना ही किसी पेपर में छपी, ना ही टीवी में कोई टेलीकास्ट हुआ था। ये सुनने के बाद श्रुति शॉकिंग से राम से पूछने लगती है कि शायद उस दिन एक्सीडेंट हुआ ही ना हो, वो सारा सब कुछ आपका वहम हो। लेकिन राम कहता है, नहीं मैडम, मैंने अपनी आंखों से देखा था, मैंने एक औरत का एक्सीडेंट कर दिया, मेरे हाथों से एक औरत की जान चली गई। खैर इसके बाद श्रुति राम को ये बताने लगती है, हाँ शायद हो सकता है आपने उस औरत का एक्सीडेंट कर दिया होगा और आप एक्सीडेंट करके वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद उस औरत को होश आया होगा। उस औरत ने अपने हाथ पर जख्म देखा होगा और वो अपने कपड़ों पे लगी हुई धूल को मिटाते हुए धीरे धीरे से रोड क्रॉस करके अपने बेटी के पास गई होगी। वो अपनी बेटी को खाना खिलाया होगा, उसके बाद उसकी बेटी को सुलाया होगा और सुबह वो औरत अपनी बेटी को स्कूल भी भेजा होगा। शायद ऐसा हो सकता है। लेकिन राम का कहना यही होता है, नहीं मैडम, मैंने अपनी आंखों से देखा। तो श्रुति कहती है, आपने जो कुछ भी देखा वो भूल जाइए, अब जो मैं आपको कहानी बताया था वही सच है। जब कभी भी आप उस औरत के बारे में सोचोगे तो आप मेरी इस कहानी को भी याद कर लेना, शायद उस रात ऐसा हुआ होगा। यही एक वजह है, अपने आप को समझा लो। मतलब यहाँ पर बात यह है कि एक्चुअल से श्रुति राम का गिल को महसूस कर लिया और ऑफ कोर्स ये एक मेंटल हेल्थ काउंसलर है। राम को एक हौसला दिया, उसकी जीने की वजह दी,
उसके सारी की सारी गिल्ट को मिटा दिया। खैर उसके बाद उसी दिन रात राहुल श्रुति से उस पेशेंट के बारे में पूछने लगा कि आज हॉस्पिटल में क्या हुआ। तो श्रुति राहुल को बताने लगती है क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, एक्चुअल से किसी का भी एक्सीडेंट नहीं हुआ उस रात। और श्रुति ने जो राम को कहानी बताया था वही कहानी वो अपने हस्बैंड राहुल को भी बताने लगती है कि एक औरत का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उस औरत को होश आ गया। वो अपने घर गई, अपने बेटी के पास गई, उसे पढ़ाया, बड़ा किया और फाइनली एक माँ अपनी बेटी को एक डॉक्टर बनाया और फिलहाल वो बेटी एक मेंटल हेल्थ काउंसलर है। तो राहुल श्रुति से पूछने लगता है क्या ये सही है। तो श्रुति राहुल से कहने लगती है आज के बाद से यही सच है। इस तरह से कहते हुए श्रुति अपनी माँ की तरफ देखकर सो जाती है। तो दोस्तों इस एपिसोड को देख के आपको क्या मैसेज मिला कमेंट करना जरूर। एपिसोड 2 क्रॉसरोड्स। एपिसोड की शुरुआत में ही एक झगड़ालू लड़की को दिखाया जाता है जो हमेशा अपने पति पर लानतान करते हुए और उस पर शक करने लगती है। और इसकी बातों से हमें ये बात पता चलती है कि शायद किसी दिन इस लड़की ने अपने हस्बैंड को किसी लड़की से बात करते हुए देखा होगा और उस दिन से ये लड़की अपने पति पर शक करती रहती है। और इसी बातों में ये लड़की अपने पति से कहने लगती है क्या तुम्हें वो लड़की पसंद है? मुझे पता है कि तुम सोते वक्त उस लड़की के बारे में ही सोचते रहते हो। क्या तुम उस लड़की को किस करना चाहते हो, हक करना चाहते हो, या तो फिर उस लड़की के साथ अपना बेड शेयर करना चाहते हो? जो कुछ सच है वो बता दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम उस लड़की को किस करो या तो फिर उस लड़की के साथ सो। जैसा तुम दूसरी लड़की के बारे में सोचते हो तो मैं भी किसी दूसरे मर्द के बारे में सोचती हूँ। हाँ, जब मैं तुम्हारे साथ सोती हूँ तो मैं भी किसी दूसरे मर्द को इमेजिन करती रहती हूँ, वरना तुम्हारे साथ कौन सोएगा। और उस लड़की का हस्बैंड का नाम है क्रिश। तो वाइफ एंड हस्बैंड के बीच झगड़ा होने के बाद क्रिश अपने घर से बाहर निकल आता है और वह फौरन अपने फ्रेंड को कॉल करने लगता है। कॉल करने के बाद क्रिश एक सोशल वर्कर का नंबर पूछता है। आप समझ जाओ, उस औरत का नाम होता है सोनम। ये पूछने की देरी इसका फ्रेंड क्रिश से पूछने लगता है क्या घर में तुम्हारी बीवी नहीं है? तो क्रिश बताने लगता है कि हमारे बीच झगड़ा हुआ और आज रात मैं दूसरी जगह पे सोने जा रहा हूँ, प्लीज तुम उस औरत का नंबर दे दो मुझे। तो उसका फ्रेंड क्रिश को उसी तरह से नंबर दे देता है और क्रिश एक रेस्टोरेंट या एक होटल में आके बैठ जाता है। और यहाँ पर एक वेटर होता है, पता नहीं क्या कहते हैं इसे। तो इस वेटर और क्रिश के बीच काफी सारी बातें होती है और इसी बातों में क्रिश उस वेटर से कहने लगता है तुम जो कुछ भी करो मुझे आज पी के टल्ली होना है, ये जिम्मेदारी तुम्हारी। तो वो वेटर भी कहता है हाँ जरूर सर, बताइए आप क्या पीना पसंद करेंगे। तो खैर ड्रिंक लेने के बाद क्रिश उस वेटर से पूछने लगता है अच्छा तुम कितनी देर तक यहाँ पर रहते हो? तो वो वेटर कहने लगता है 4 बजे तक सर। ये सुनने के बाद क्रिश उस वेटर से सवाल करने लगता है 4 बजे तक? क्या तुम्हारी वाइफ नहीं है? क्या तुम्हारी वाइफ तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगी? तो वो वेटर कहता है सर मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, मैं बैचलर हूँ। इस तरह से वो वेटर अपनी लव स्टोरी क्रिश को बताने ही वाला होता है कि तभी क्रिश को सोनम की तरफ से कॉल आता है और सोनम क्रिश से पूछने लगती है बताइए सर मैं आपकी कैसे सेवा कर सकती हूँ? तो क्रिश कहने लगता है मुझे जो कुछ चाहिए शायद मेरे फ्रेंड ने आपको बता दिया होगा। तो सोनम कहती है हाँ सर बताया है। अच्छा ठीक है, मैं आपके पास एक क्लास लड़की भेजती हूँ, अमाउंट है 15,000 रूपए। आप उस पेमेंट को उस लड़की के हाथ भिजवा देना, या तो फिर जीपे, फोन पे, पेटीएम कुछ भी चलेगा। खैर फोन रखने के बाद फिर से क्रिश और उस वेटर के बीच गुफ्तगू होने लगती है। तो इस तरह से बात करते हुए इन दोनों का टॉपिक शादी पर डाइवर्ट होता है और वो वेटर क्रिश से कहने लगता है मैंने ऐसे काफी सारे कपल्स को देखा जो शादीशुदा होने के बावजूद भी एक स्ट्रेंजर की तरह अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ये सुनने के बाद क्रिश उस वेटर से सवाल पूछने लगता है क्या तुम इसकी वजह जानते हो? तो वो वेटर कहने लगता है फैमिलीज, कमिटमेंट्स। तो क्रिश कहने लगता है नहीं, वो लोग उसके आदी बन चुके हैं। एक्चुअल से वो लोग नहीं चाहते कि वो उस सर्किल से बाहर आके बाहर की दुनिया देखें। पसंद हो या ना हो वो लोग अपनी जिंदगी वहीं पर गुजारने में मजबूर हो जाते हैं। कि तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। तो क्रिश की नजर फौरन इस लड़की पर पड़ती है और ये लड़की सीधा क्रिश के बगल में आके बैठती है ड्रिंक पीते हुए। तो पहले तो इन दोनों की बातें हाय हेलो से स्टार्ट होने लगती है। इस तरह से इन दोनों के बीच काफी सारी बातें होने लगती है और इसी बातों में ये लड़की अपना प्रोफेशन बताने लगती है कि ये किसी कॉल सेंटर में काम करती है। दिन भर इसके फेस पर यह झूठी स्माइल रखना पड़ता है, लेकिन इस लड़की के पास और कोई चॉइस नहीं है। अब ये लड़की उस जॉब के बगैर जी नहीं सकती। दिस इज समथिंग लाइक कमिटमेंट, या तो फिर आदत कह सकते हो आप। तो इसके बाद इन दोनों के बीच काफी सारी बातें होती है, तो मैं जो इम्पोर्टेंट है वही आपको सुनाता हूँ। उसके बाद क्रिश इस लड़की से कहने लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले एक लड़की ने मुझसे कहा
कि वो मेरे साथ सोने से बेहतर किसी दूसरे मर्द के साथ सोना पसंद करती है। ये सुनने के बाद ये लड़की क्रिश से कहने लगती है शायद वो लड़की बेवकूफ होगी, आपको नीचा दिखाकर वो किसी और के साथ रिलेशनशिप रखना चाहती है। क्या मैं आपको एक सच बात बताऊं, अगर कोई भी लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो या तो फिर वो लड़की अपने हस्बैंड के साथ हो तो वो लड़की बेड पर आपको ही इमेजिन कर सकती है। इतने अट्रैक्टिव, अफेक्शनिस्ट, सेंसिटिव एंड चार्मिंग जेंटलमैन हो आप। तो इस लड़की की ये तारीफ सुनने के बाद क्रिश की आंखों में एक अजीब की चमक आने लगती है और थोड़ी देर वो चुपचाप उस लड़की को देखते ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद क्रिश अपनी सीट से उठकर उस लड़की से कहने लगता है चलो फौरन हम हमारे रूम में चलते हैं। तो वो लड़की पूछने लगती है अरे रुको, कहाँ पर, किधर, कौन सा रूम, हम लोग एक दूसरे को सही तरह से जानते भी नहीं है। बाय द वे मेरा नाम है श्वेता। ये नाम सुनने की देर क्रिश अपने आप में सोचने लगता है श्वेता, क्या आपका नाम अनीता नहीं है? कि तभी वहाँ पर अनीता आती है, अनीता कॉलगर, जो सोनम ने भेजा है। तो वहाँ पर उस लड़की को देखकर श्वेता को सारा सब कुछ समझ आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगती है। कि तभी उसी वक्त क्रिश को उसकी वाइफ कॉल करने लगती है। ये कॉल देखकर क्रिश को कुछ भी समझ में नहीं आता, क्या वो इस कॉल को लिफ्ट करे या तो फिर वो अनीता के साथ जाए या तो फिर वो और थोड़ी देर श्वेता के साथ बैठ के बात करे। खैर एनीवेज क्रिश उस फोन को लिफ्ट करता है और इसकी वाइफ क्रिश को समझाने लगती है कि जो कुछ हुआ वो भूल जाओ, अब फौरन तुम घर आ जाओ और मान लो ये सारा सब कुछ तुम्हारी ही गलती है। खैर फोन कट करने के बाद क्रिश फौरन दौड़ते हुए श्वेता के पास जाता है और श्वेता को सॉरी कहने लगता है कि मैंने आपको थोड़ा गलत समझ लिया, इसलिए आई एम वेरी सॉरी। उसके बाद श्वेता क्रिश से कहने लगती है कि थोड़ी देर के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझसे भी कोई बात करना पसंद करता है, शायद मैं भी अट्रैक्टिव हूँ। ये सुनने के बाद क्रिश श्वेता से कहने लगता है नहीं नहीं, आप बहुत अट्रैक्टिव हो और मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उसके बाद इसी बातों ही बात में श्वेता क्रिश से कहने लगती है आपके जैसे लोग किसी लड़की के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर वेरी चार्मिंग पर्सन। क्या तभी क्रिश की वाइफ फिर से क्रिश को कॉल करने लगती है, लेकिन इस बार क्रिश उस कॉल को कट कर देता है। फोन कट करने के बाद क्रिश श्वेता से कहने लगता है कि मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगा, क्या इस कन्वर्सेशन को हम कंटिन्यू कर सकते हैं, क्या हम बात कर सकते हैं? अगर आपको या मुझे बोर लगा तो हम स्प्लिट हो जाएंगे, तो पास में एक कैफे है, वहाँ पर जाके हम बात कर सकते हैं। कि तभी उसी वक्त वहाँ पर अनीता आती है और क्रिश को बुलाने लगती है। तो अनीता को देखकर क्रिश अनीता के पास जाकर उसे पे कर देता है उसके पैसे और वो वापस से श्वेता के पास आता है। इस तरह से ये दोनों फिर से बात करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। एक्चुअल से एक रोमांटिक एपिसोड है और इस एपिसोड का कहने का मतलब ये है कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, कुछ अनजान लोग आ जाते हैं, वो लोग हमारे अपनों से भी ज्यादा होते हैं। हम उनके साथ बात करना पसंद करते हैं, उनके साथ बैठना पसंद करते हैं, उनके साथ हमारी बात शेयर करना पसंद करते हैं। एनीवेज आपको इस एपिसोड से क्या मैसेज मिला कमेंट करके बताना जरूर। खैर एपिसोड 3 द रोड दैट नेवर एंड्स, ये एपिसोड मुझे बहुत पसंद आई। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक लॉरी ड्राइवर से जिसका नाम है राजा, जो फिलहाल अपनी लॉरी में कुछ लोड लेकर कहीं पर जा रहा होता है। कि तभी इसके लॉरी के सामने एक टीनेज लड़का आ जाता है। इस लड़के को देखकर राजा फौरन अपनी गाड़ी का ब्रेक मार देता है। खैर गाड़ी रोकने के बाद राजा उस लड़के पर चिल्लाने लगता है अबे मरना ही था तो कोई दूसरी लॉरी के सामने चला जाता, क्या तुझे मेरी ही लॉरी मिली, हटो यहाँ से। तो वो लड़का कहने लगता है भाई भाई प्लीज मुझे विजयवाड़ा तक थोड़ा लिफ्ट दे दो, मैं अकेला हूँ भाई, अगर विजयवाड़ा तक तो नहीं तो अगले वाले गाँव पे मुझे छोड़ देना, मैं वहाँ से बस पकड़ लूंगा। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद राजा मान जाता है और लॉरी में आने के बाद राजा इस लड़के के बारे में पूछने लगता है। तो इस लड़के का नाम है कुमार। तो कुमार राजा को अपनी कहानी बताने लगता है कि ये 9th क्लास में तकरीबन 2 या 3 बार फेल हो चुका है। अगर ये बात इसके घर वालों को पता चली तो इसके घर वाले इसे मारे पीटेंगे, इसलिए कुमार आज रात अपना गांव अपना घर छोड़ के सिटी भाग जाना चाहता है और सिटी में जाके वो बहुत पैसे कमाकर अपने घर जाएगा। ये सुनने के बाद राजा कुमार से कहने लगता है अरे बेटा सिटी में और ऊपर से तुम अकेले हो, अपनी जिंदगी गुजार पाना बहुत मुश्किल है, कहाँ पे रहोगे, क्या काम करोगे, कहाँ पे सोओगे, क्या खाओगे? तो कुमार कहता है मैं कुछ भी कर लूंगा भाई, लेकिन मैं दोबारा उस गांव वापस नहीं जाना चाहता। उसके बाद राजा कुमार से पूछने लगता है क्या तुमने कुछ खाया? तो कुमार झूठ कहने लगता है कि इसने कुछ न कुछ खाया, लेकिन राजा पहचान लेता है कि एक्चुअल से कुमार ने कुछ भी नहीं खाया। तो कुमार को कहने लगता है कि वहाँ पर नीचे हाथ रख के उस प्लास्टिक कवर को बाहर निकालो, उसमें परोठा है, तुम वो परोठा खा लो।
ये सुनने के बाद कुमार साफ इनकार कर देता है, नहीं नहीं भाई, आपका परोठा आप ही खा लो, अगर मैं ये परोठा खा लिया तो आपको क्या खाने को मिलेगा। तो राजा कहता है, अरे बेटा तुम मेरी फिक्र मत करो, मेरे पास ये है, देखा तुमने। ऐसा कहते हुए राजा शराब की बोतल बाहर निकालता है। शराब की बोतल बाहर निकालने के बाद राजा कुमार से कहने लगता है, क्या तुम भी थोड़ा चखना चाहोगे, ये लो पियो। लेकिन कुमार कहता है, नहीं नहीं भाई, मुझे इसकी आदत नहीं है, मेरा बाप भी यही पीता है और ये पीने के बाद मेरा बाप मुझे बहुत मारता है। तो राजा कहता है, डरो मत बेटा, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। खैर तुम अगर नहीं पी रहे हो तो मेरी बैग में एक प्लास्टिक की ग्लास है, वो निकाल के दो। तो उसी तरह से कुमार राजा की बैग में इधर उधर प्लास्टिक की ग्लास ढूंढने लगता है और इसी में कुमार को बहुत सारे पैसे दिखते हैं। वो पैसे देखने के बाद राजा कुमार से कहने लगता है, उसे छोड़ो, तुम पहले प्लास्टिक की गिलास निकालो। तो खैर कुमार उन पैसों को उसी बैग में रखते हुए वो प्लास्टिक की गिलास निकालकर उस प्लास्टिक की गिलास में शराब डालने लगता है। इस तरह से राजा उस शराब को पीने लगता है और थोड़ी दूर जाने के बाद राजा को 2 प्रोस्टिट्यूट नजर आती है। तो इन दोनों औरतों में से एक औरत का नाम होता है रानी। तो रानी राजा को नीचे बुलाती है, अरे राजा आज तो भी आ जाओ। तो राजा कहता है, रानी आज नहीं, आज देखा ना तुमने मेरे पास लोड है, उसी तरह आज मेरे साथ पैसेंजर भी है, वापसी में तुम्हारे पास मैं जरूर आऊंगा। इस तरह से कहते हुए राजा आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर आने के बाद राजा दूसरा रास्ते को चूज करने लगता है। तो यही बात कुमार राजा से पूछने लगता है, अरे भाई ये रास्ता कहाँ पर। तो राजा कहने लगता है, अरे बेटा ये एक शॉर्टकट रास्ता है, अगर इस रास्ते से जाएं चुटकियों में तुम विजयवाड़ा में होगे। इस तरह से राजा और कुमार ये दोनों उस शॉर्टकट रास्ते से जाने लगते हैं और बीच रास्ते में राजा की तबीयत खराब होने लगती है। वो सीधी तरह से ड्राइव कर नहीं पाता, इसकी गाड़ी डगमगाने लगती है और देखते ही देखते राजा अपनी लॉरी को किसी पेड़ को जाके टक्कर मार देता है और राजा उसी स्टीयरिंग पे गिर जाता है। ये देखकर बेचारे कुमार को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो राजा को उठाने की कोशिश करता है लेकिन राजा नहीं उठता। उसके बाद कुमार राजा की लॉरी के ऊपर चढ़कर इधर उधर घर को या तो फिर होटल को ढूंढने लगता है। तो कुमार को कहीं दूर एक लाइट ब्लिंक होती हुई नजर आती है। ये लाइट देखने के बाद कुमार फौरन उस लॉरी से उतरकर उस होटल जाता है। एक्चुअल से एक छोटा सा होटल होता है या पता नहीं किसी का घर होता है। वहाँ पर 2 लोग सोए हुए रहते हैं, बाप बेटे। तो इसी तरह से कुमार इन दोनों को राजा के पास लाता है। तो वहाँ का एक बंदा राजा को उठाने की कोशिश करता है लेकिन राजा हरकत में नहीं होता और ऊपर से कुमार से पूछने लगता है, क्या तुम इस आदमी को जानते हो, क्या नाम है इसका। तो कुमार जवाब देता है, नहीं मैं इसका नाम नहीं जानता। तो वो आदमी कुमार से कहने लगता है, फौरन तुम इसकी बैग में इसका ड्राइविंग लाइसेंस ढूंढो। इसी तरह से कुमार राजा की बैग को ओपन करके उसका ड्राइविंग लाइसेंस ढूंढने लगता है। ऑफ कोर्स उस बैग में बहुत सारे पैसे होते हैं। तो कुमार उन पैसों को चुपचाप अपने जेब में रख लेता है। खैर दूसरे दिन सुबह जब डॉक्टर आके राजा को चेकअप करता है तो डॉक्टर ये कहता है कि राजा को हार्ट अटैक हुआ है और ये मर चुका है। तो कुमार राजा की फैमिली आने तक वहाँ पर ही रहता है। थोड़ी देर बाद राजा की फैमिली वहाँ पर आती है और ये है राजा की वाइफ। इस एपिसोड में इसका नाम नहीं बताया, मैं इसका नाम रखूंगा ललिता। और उसी तरह राजा के माँ बाप भी होते हैं। तो ललिता अपने पति की लाश देखकर बहुत घुट घुट के रोने लगती है और वहीं पर वो बंदा ललिता से कहने लगता है, दीदी यही वो बच्चा है, कल रात आपके पति के साथ था और इसी बच्चे ने हमको यहाँ पर बुलाया। यह सुनने के बाद ललिता अपने आदमी से कहने लगती है, अरे भाई कोई आकर इस बच्चे को बस स्टॉप छोड़ के आ जाओ, मैं नहीं चाहती कि पुलिस आने तक ये बच्चा यहीं पर रहे, तुम लोग इस बच्चे को यहाँ से ले जाओ। तो उसी तरह से ललिता की फैमिली कुमार को अपने ट्रैक्टर में बिठाकर बस स्टैंड ले जाने लगते हैं और जाते जाते कुमार ललिता की तरफ बहुत अजीब तरह से देखने लगता है और इसी तरह ललिता भी कुमार की तरफ बहुत अजीब तरह से देखने लगती है। इन दोनों की नजरिए में एक मीनिंग है, वो आपको लास्ट में पता चलेगा। तो वहाँ से निकलने के बाद कुमार बेचारा बस स्टैंड नहीं जाता, वह कहीं ब्रिज के पास सो जाता है और जब सुबह होती है तो वो किसी नदी के पास जाता है। उसके बाद कुमार किसी टेम्पल के पास आता है और वो अपने जेब में उन पैसों को देखने लगता है। उसके बाद कुमार एक ऑटो पकड़ता है और वो कहीं पर जाने लगता है। एक्चुअल से यहाँ पर बात यह है कि रात से लेते हुए अब तक कुमार उन पैसों को ही ऑब्जर्व करते रहता है। जैसा लगता हो कुमार के पास एक कीमती चीज आ गई हो और ऑफ कोर्स अगर हमारे पास कोई कीमती चीज हो तो हम उस चीज को किस तरह से ट्रीट करेंगे, उसी तरह से। उसके बाद कुमार राजा का घर ढूंढते हुए उसके गाँव जाता है और यहाँ आने के बाद भी कुमार अपना हाथ अपने जेब के ऊपर ही रखता है। जब कुमार यहाँ पर आता है तो कुमार ये देखता है वहाँ पर राजा की वाइफ और राजा की माँ रो रही होती है। तो कुमार को देखने के बाद ललिता फौरन बाहर आकर कुमार को किसी सुनसान जगह पर ले जाती है, इससे कुछ पर्सनल बात करने के लिए।
और दूर लाने के बाद ललिता कुमार से पूछने लगती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो कुमार कहने लगता है, दीदी कुछ गलत हुआ है। यह सुनने के बाद ललिता कुमार की बात को कट करते हुए कुमार से कहने लगती है, मुझे पता है जो कुछ हुआ, मुझे पता है, उसके बारे में तुम कुछ भी बात मत करो, तुम अपने गाँव चले जाओ, ये सारा सब कुछ तुम भूल जाओ, अपने मन में मत रखो। यह सुनने के बाद कुमार फिर से कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन फिर ललिता कुमार से यही कहने लगती है, हाँ मुझे पता है, वो एक राक्षस है, सारा सब कुछ मेरी ही गलती है, मैं खुद कई सालों पहले उसको मार देना चाहती थी, लेकिन पति है ना, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन आज राजा की वजह से काफी सारे बच्चे सफर हो रहे हैं, प्लीज मुझे माफ कर दो बेटा। ऐसा कहते हुए ललिता कुमार के सामने हाथ जोड़ने लगती है। मुझे पता है उसने काफी सारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, लेकिन तभी कुमार ललिता से कहने लगता है, नहीं दीदी, जैसा आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। राजा भाई ने मेरे साथ बहुत अच्छे से बर्ताव किया, उसने मुझे कुछ भी नहीं किया। यह सुनने के बाद ललिता शॉक में रह जाती है और वो कुमार से पूछने लगती है, क्या ये बात सच है? क्या राजा ने तुमको शराब पीने के लिए बॉटल सामने नहीं रखी? यह सुनने के बाद कुमार रात का इंसिडेंट याद आने लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी कुमार ललिता से झूठ कहने लगता है, नहीं दीदी। उसके बाद फिर से ललिता कुमार से यही सवाल पूछने लगती है, क्या उसने अपने गाड़ी को दूसरे रास्ते पर नहीं मोड़ा? तो फिर से कुमार ललिता को यही बताने लगता है, नहीं दीदी। ये बात सुनने के बाद ललिता के अंदर थोड़ी सी तसल्ली आने लगती है और कुमार से कहने लगती है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ठीक है बेटा, वो जाते जाते अच्छी मौत तो मरा। उसके बाद कुमार ललिता से कहने लगता है, दीदी एक्चुअल से मैं यहाँ पर इसलिए आया कि मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ, मैं राजा भैया को बचा नहीं पाया। तो ललिता कहती है, नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें जो कुछ करना था वो तुमने किया। खैर उसके बाद फाइनली कुमार ललिता से कहने लगता है, हाँ दीदी मैं एक बात भूल गया। ऐसा कहते हुए कुमार अपनी जेब की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी ललिता समझ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। नहीं, मुझे पता है तुम क्या देना चाहते हो, ये तुम्हारे पास ही रखो और इसके बारे में तुम भूल जाओ, जाओ यहाँ से। ऐसा कहने के देरी कुमार के चेहरे पर एक अजीब की स्माइल आती है। इस तरह से कुमार उन पैसों को लेकर वहाँ से चला जाता है। एक्चुअल से यहाँ पर बात यह है कि राजा एक गे था और वो छोटे बच्चों पर अपनी ख्वाहिश पूरी करता था, इसीलिए राजा का कोई बेटा या बेटी नहीं है। लेकिन जब राजा यही काम कुमार के साथ करना चाहा तो अचानक कुमार को हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको क्या कहा था कि जो दिखता है वही सच समझ बैठना हमारी बेवकूफ़ी है। पता नहीं कौन से चेहरे के पीछे कौन सा चेहरा छुपा है। खैर इस तरह से यहाँ पर ये तीनों एपिसोड्स दी एंड होते हैं और जाते जाते हमको बहुत ही डीप मीनिंग देके जाते हैं। तो सीरीज कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर, और उसी तरह एक एक एपिसोड हमको क्या मैसेज देती है वो भी कमेंट करना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।